सभी को नमस्कार। आज के क्विक शेयर रिव्यू के सेशन में हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनका रिक्वेस्ट आया है कुछ 5 शेयरों को रिव्यू करने का, तो आज हम उसी को रिव्यू करेंगे। यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बजाज हेल्थ केयर को आप जरूर से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको वो ग्रैनुलैरिटी समझ में आएगी, वो बारीकी समझ में आएगी कि किस तरह से एक जो रिजल्ट होता है और जो प्रेजेंटेशंस होती है कंपनी की, वो हमको सीखनी चाहिए। क्योंकि ये कंपनी ने अभी अचानक से लॉस रिपोर्ट किया और ये लॉस वैसा है जो कि कंट्रोल किया जा सकता था, बट वो कंपनी ने लॉस कर दिया और देखा जाए तो फिर इन्वेस्टर के पैसे भी वहां पे लॉस होते हैं। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह के रिक्वेस्ट आप इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, जहां पे आप 4 से 5 शेयरों का मेरे को रिक्वेस्ट दे सकते हैं उनको रिव्यू करने का, और मैं मेरे लेवल पे टॉप लाइन एक क्विक रिव्यू करके इस तरह से वीडियो अपलोड करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला शेयर इन्होंने रिक्वेस्ट किया है बजाज हेल्थ केयर लिमिटेड। तो बजाज हेल्थ केयर एक तरह से एपीआईज बनाती है, यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ये वो केमिकल्स होते हैं जिनको यूज करके दवाइयां बनाई जाती हैं, और साथ ही साथ अमाइनो एसिड्स और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स भी ये बनाते हैं। इनका जो मेजरली जो ये प्रोडक्शन करते हैं, ये यूज होता है जैसा कि मैंने बोला टैबलेट बनाने में, कैप्सूल्स बनाने में और पाउडर बनाने में। इनके 500 से ज्यादा क्लाइंट्स हैं, और ये मोस्टली जो ड्रग्स है वो 62 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि यूरोप, यूएसए, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में है। सो अगर कंपनी के शेयर को अगर हम रिव्यू करें तो देखिए, ये सबसे पहले तो ये एक माइक्रो कैप कंपनी है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि आपके जो एलोकेशन है पोर्टफोलियो का, वो कितना ज्यादा आपने इसको दे रखा है, क्योंकि एक तरह से हर एक माइक्रो कैप के साथ एक रिस्क आता है, और वो रिस्क आपको मैनेज करना होता है कि मेरे को इस पर्टिकुलर शेयर में कितना एक्सटेंट तक के रिस्क लेना है। आइडियली 5% अगर आपका पोर्टफोलियो है तो काफी कंफर्टेबल है। 10% भी ज्यादा हो जाता है, बट फिर भी अगर आप इसको एक्टिवली मैनेज कर सकते हो और ट्रैक कर सकते हो तो 10% इज गुड इनफ फॉर ए माइक्रो कैप, बट उससे ज्यादा तो आपको डेफिनेटली नहीं करना चाहिए। तो ये चीज आप देख लीजिएगा। बाकी स्टॉक को देखें तो स्टॉक का पी फिलहाल 33 पे चल रहा है, और इंडस्ट्री के पी के अराउंड 34 जो इंडस्ट्री का पी है वहां पे स्टैंड कर रहा है, जो कि कंपनी काफी पुरानी है। उसके बाद भी इसका आरओसीई और आरओई काफी कम लग रहा है मेरे को, एज कंपेयर टू जितनी पुरानी ये कंपनी है। 1993 की ये कंपनी स्टैब्लिश है, और तब से लेकर के इनका जो आरओसीई आरओई है वो काफी कम लग रहा है, 10 से नीचे है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16% है। अब अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो पीयर ग्रुप में अगर आप देखोगे तो जितनी भी फार्मा की कंपनीज हैं जो मेन फार्मा के प्रोडक्ट्स बनाती हैं, उनका 20+ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको दिखेगा। बजाज हेल्थ केयर का 16% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, तो थोड़ा सा यहाँ पे मार्जिन एज कंपेयर टू पीयर ग्रुप कम लग रहा है। अब अगर हम इसके चार्ट पैटर्न की बात करें तो हम क्लियरली देख सकते हैं जो प्राइस का मूवमेंट देखा गया है 2016 से, राइट। ये कोविड के बाद जो एक अप रैली आई थी, उस रैली में इसने सबसे ज्यादा अपना रिटर्न दिया है, और अभी इस समय ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो अभी ये अपने कंसोलिडेट के लोअर रेंज में है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो सपोर्ट बन के आता है वो 300 के पास इसका सपोर्ट है। तो ये अभी अपने सपोर्ट के अराउंड ही ट्रेड कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि यहां से नीचे जाने का रिस्क ज्यादा तो नहीं लग रहा, लेकिन अपसाइड का पोटेंशियल जब तक ये रेंज को ब्रेक नहीं करेगा तब तक आने की पॉसिबिलिटी कम है। पी रेशियो को अगर हम स्टडी करें तो देखिए, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान देने की, तो कोविड के पहले इनके जो ईपीएस बनते थे, आप देख सकते हो 3 का ईपीएस, 5.5 का ईपीएस, 6 का ईपीएस, ये कोविड के पहले बनाते थे। और कोविड के बाद इनका ईपीएस बहुत स्ट्रांगली ग्रो किया। यहाँ पे ईपीएस ग्रो करके 26, 30, 31 तक के गया। और उसके बाद जब ये कोविड की वेव खत्म हुई और जब चीजें थोड़ी सी सेटल हुई, तो इनके जो ईपीएस हैं वो काफी हद तक के नीचे आ गए, और अभी वापस से 10 का ईपीएस आ चुका है, जो पहले कोविड के पहले 9 का ईपीएस हुआ करता था। तो कहने का मतलब इसमें आप क्लियरली एक पैटर्न देख सकते हो कि जो इन्होंने बिजनेस किया पिछले 5 सालों में, अब वो बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो रहा है। ये यहां से समझ में आ रहा है। हालांकि आपको इसके प्रेजेंटेशन स्लाइड्स भी देखनी पड़ेगी, और मैनेजमेंट ने अगर कोई कमेंट्री भी दी है तो वो भी आपको स्टडी करना पड़ेगा। इसी वजह से देखा जा सकता है कि इसके ईपीएस में डिक्लाइन है, और खास करके ये एक माइक्रो कैप होने के बाद अगर इसके ईपीएस नहीं बढ़ रहे हैं तो ये एक रेड फ्लैग है। कोई भी माइक्रो कैप का हमारा बेसिक एक्सपेक्टेशन ये होता है कि कंपनी आगे जाकर के ग्रो करेगी और उसका ईपीएस बढ़ेगा, और पिछले 3 सालों में देख रहे हो कि आप ईपीएस ना ही बढ़ रहा है और ना ही बढ़ने की कोई चांसेस दिख रहे हैं। और इसी वजह से आपका पीई भी जो है, एक टाइम पे जो इसका पीई काफी कम हो गया था हाई ईपीएस आने की वजह से, 8 का पीई चल रहा था, 12 का पीई चल रहा था। अब यहाँ पे पीई जो है वो बढ़ करके 33 चला गया है। अब ये पीई एक्सपेंशन का एग्जाम्पल नहीं है, यहाँ पे पीई जो है वो एक तरह से बढ़ा नहीं है। यहाँ पे ईपीएस के कम होने की वजह से पीई में अपसाइड देखा गया है। जो इनका प्रॉफिट है वो इनके प्राइस को नहीं मैच कर रहा है। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस के टेबल से भी देखेंगे तो हमको क्लियरली समझ में आएगा। आप यहाँ पे क्लियरली देखिए, 5 साल पहले तक के जो प्रॉफिट हो रहा था वो 12% से प्रॉफिट हुआ है, लेकिन पिछले 3 सालों में प्रॉफिट की जो ग्रोथ है वो घट गई है 30% से, और पिछले 12 महीने में जो प्रॉफिट है वो घट गया है 33% से। तो पिछले 3 सालों में और 12 महीनों में इनका प्रॉफिट कम हो गया है, और जितना प्रॉफिट कम हुआ है स्टॉक का प्राइस उतना नीचे नहीं आया है। इसी वजह से पीई बढ़ा हुआ है। कहने का मतलब यह है कि मार्केट अब इसको होल्ड करके बैठा है एक फ्यूचर एस्पिरेशन को लेकर के, लेकिन जो इसमें अभी फिलहाल के लिए लॉस आया हुआ है प्रॉफिट को लेकर के, तो यहाँ पे डेफिनेटली जो है कि जब तक ये चीज रिकवर नहीं करती एक अपसाइड आना पॉसिबल नहीं है। अब अगर हम इसके अदर पैरामीटर्स देखें तो देखिए, रिजर्व 265 करोड़, बल्कि डेट 333 करोड़। यहाँ पे डेट टू रिजर्व फिर भी 1:1.5 है। चलिए, एक माइक्रो कैप कंपनी के लिए इस तरह के रेशियो चलते हैं, लेकिन
यहाँ पे देखने वाली बात है कि जो कंपनी का खुद का साइज 950 करोड़ का है, उसके पास 333 करोड़ का डेट है। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कंपनी का जितना टोटल साइज है उससे ऑलमोस्ट 1/3 तो कंपनी का डेट है। तो अब यहाँ पे बात आ जाती है कि चलिए हम हमारे पोर्टफोलियो में 1 या 2 माइक्रो कैप मैक्सिमम रखते हैं, ठीक है, और अगर उसमें भी हमको उस माइक्रो कैप में भी अगर इस तरह की सिचुएशन है तो डेफिनेटली वो माइक्रो कैप हमको परेशान करेगा। ये चीज ध्यान रखने वाली बात होगी। अगर हम यहाँ पे इसके पीएनएल स्टेटमेंट को दोबारा से देखें तो देखिए ईयरली जो इसका 400 करोड़ का जो बिजनेस हुआ है, आप क्लियरली देख सकते हो कि पिछले 3 सालों में 680 के अराउंड इनका सेल्स होता था, जो कि सीधे सीधे सेल्स ही कम हो गया। अब जब सेल्स ही कम हो गया तो बाकी चीजें तो खराब होंगी ही। फिर भी अगर हम देख लेते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 3 साल पहले के कंपेयर में जो 21 था अब 16 आ गया है। बट चलिए ये भी मान लेते हैं क्योंकि इसका हिस्टोरिकली 12-13% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहा है। हालांकि मैंने ये बात भी करी है कि फार्मा कंपनी में आप देख सकते हो कि 20% का मार्जिन होना चाहिए, ये 16% पे अच्छा नहीं लग रहा। अब इसके बाद आ जाता है ये एक बड़ा नेगेटिव जो कि अदर इनकम का लॉस दिखा रहा है। अब ये अदर इनकम का लॉस क्या है ये हमको डिटेल में समझना पड़ेगा। यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम में इन्होंने 114 करोड़ का लॉस दिखाया है पिछले एनुअल इनकम में। अगर आप इसको पिछले 4 क्वार्टरों के ट्रेंड में देखोगे तो ये जो 114 करोड़ का लॉस है ये एक बार में नहीं आया है, ये हर क्वार्टर में 55 करोड़, 8 करोड़, 7 करोड़ और 42 करोड़ का अलग अलग लॉस आया है। ये टोटल मिल करके आपका 114 करोड़ का लॉस हुआ है। अब इसके लिए हमको डिटेल में समझना पड़ेगा कि ये लॉस क्यों आया है। उसके लिए हम बीएसई इंडिया की वेबसाइट पे जाएंगे और जो इनका 24 मई को जो एक ऑडिटेड रिजल्ट आया था फुल ईयर का 2024 का, उसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ये रिजल्ट्स को कैसे देखा जाता है और ये रिजल्ट्स कहाँ मिलेंगे, इसकी बात मैंने मेरे एक वीडियो में करी है जहां पे हमने हाउ टू एनालाइज स्टॉक का एक प्राइमरी क्लास का वीडियो डिफाइन किया था। इसमें आप समझ सकते हो कि रिजल्ट्स को कहाँ देखा जाता है और कैसे देखा जाता है। तो अगर हम इस डॉक्यूमेंट पे आए जो कि इनका ऑडिटेड फुल ईयर का रिजल्ट है तो हम डायरेक्टली वो लॉस को ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं जो कि 31 मार्च यानी कि पिछले साल का जो इनका ईयर एंडेड रिजल्ट है, इसको हम देखेंगे तो हम देखते हैं कि इन्होंने टोटल सेल्स जो किया था वो 482 करोड़ का किया था और जो टोटल एक्सपेंस हुए वो 454 करोड़ के हुए। तो इन दोनों को जब हम माइनस करते हैं तो इनका जो बेसिक ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है वो आता है 27 करोड़, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक एक्सेप्शनल लॉस हुआ है 44 करोड़ का। ये हमको देखना पड़ेगा कि ये 44 करोड़ का क्या लॉस है, क्योंकि ये 44 करोड़ की लॉस की वजह से जो आपने यहाँ पे प्रॉफिट कमाया वो तो गया ही, प्लस आप 16 करोड़ के नेगेटिव में आ गए। तो ये ब्रैकेट का मतलब है नेगेटिव। तो 16 करोड़ का यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव हो गया है और उसके बाद यहाँ पे कुछ टैक्स का पॉजिटिव है और एक डिफर्ड टैक्स का नेगेटिव है। तो टोटल देखा जाए तो यहाँ पे 14 करोड़ का लॉस रिपोर्ट हुई है और फिर उसके बाद इनका कुछ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस है जहां से उनको और फर्दर लॉस है, कोई टैक्स एक्सपेंसेस है और लॉस आफ्टर टैक्स फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस है। ये सारा कुछ मिला करके यहाँ पे फिर से इनको ऑलमोस्ट एक कह सकते हैं इस सेगमेंट में 69 करोड़ का फिर से यहाँ पे लॉस है। तो ये 14 करोड़ का लॉस प्लस 69 करोड़ का लॉस टोटल मिला के 83 करोड़ का लॉस है, जो कि यहाँ पे रिपोर्ट हो रहा है 84 करोड़ का लॉस। सो आप देखिए कि ये जो लॉस अभी रिपोर्ट हुआ है पिछले रिजल्ट में, ये इनको कभी नहीं हुआ। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये कंपनी अभी तक के तो काफी अच्छा कर रही थी, प्रॉफिट ग्रो कर रहे थे। 21 में प्रॉफिट 83 था, फिर प्रॉफिट कम हुआ, फिर कम हुआ और अब तो लॉस में चला गया। तो ये चीज समझनी पड़ेगी और इसके लिए जो हमारा यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम है रिफर्ड नोट डी, इसको हमको पढ़ना पड़ेगा कि ये क्या रीजन है। तो ये जो पॉइंट डी जब मैंने पढ़ा तो मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगा और इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में भी कवर करूंगा। तो यहाँ पे लिखा है ड्यूरिंग द क्वार्टर द कंपनी हैज रिटर्न ऑफ इन्वेंट्रीज पर्टेनिंग टू सर्टेन कोविड पोर्टफोलियो प्रोडक्ट्स owing to continued lower demand on conservative basis। अब आप समझो इसको सिंपल ये बोल रहे हैं कि हमने थोक के भाव में कोविड के पोर्टफोलियो बना लिए थे और उनकी डिमांड हो गई है कम, जिसकी वजह से हमको रिटर्न ऑफ करना पड़ा। रिटर्न ऑफ करना पड़ा मतलब पूरी तरह से स्क्रैप ऑफ करना पड़ा, पूरी तरह से क्लियर करना पड़ा और जो उन्होंने यहाँ पे बनाया था वो सारा लॉस पे गया। अब आप सोचिए कि जो कंपनी 80 करोड़ का एक टाइम पे प्रॉफिट किया करती थी उसने इतना माल बना लिया और इतना नुकसान कर लिया कि 80 करोड़ का तो उनको लॉस ही हो गया। तो इस तरह का यहाँ पे मिसमैनेजमेंट, मैं यहाँ पे ओवर प्रोडक्शन बोलूंगा। इसमें मैं एक और लेवल की डिटेल यहाँ पे ऐड करूंगा। मैं जाता हूं 2 साल पुराना जून 2022 की रिपोर्ट में पढ़ रहा हूं, ठीक है ना। यहाँ पे कंपनी ने एपीआई और कुछ फॉर्मुलेशन मतलब फिनिश्ड प्रोडक्ट, टैबलेट हो सकता है या कोई भी कैप्सूल्स हो सकते हैं, एपीआईज और फॉर्मुलेशंस को लॉन्च किया था कोविड-19 के लिए। ये बात हो रही है 2022 की, ठीक है ना। वहां पे इन्होंने ये 3 मेजर प्रोडक्ट्स बनाए थे, फेविजाज, एविजाज और पोसाकोनाजोल, राइट। ये वो ड्रग्स हैं जो कि कोविड में उस समय पेशेंट्स में यूज हो रहे थे और होने के चांसेस थे। यहाँ पे देखिए ये जो प्रोडक्ट है इन्होंने बनाए और यही प्रोडक्ट आगे जाकर के नहीं बिके। क्यों? क्योंकि 22 के बाद जब इन्होंने बनाया था, ये बात कर रहा हूं मैं जून 2022 के रिपोर्ट की, और जून 2022 के बाद तो कोविड काफी हद तक के सप्रेस हो गया, ऑलमोस्ट खत्म होने पे आ गया।
तो ये जो उन्होंने प्रोडक्ट बनाया ये फिर डिमांड नहीं हुई, ये बिके नहीं, और ये सारा कुछ इनको स्क्रैप ऑफ करना पड़ा और लॉस पे गई कंपनी। अब आप अंदाजा लगाइए कि जो मैं यहाँ पे बात कर रहा था ये ऑलमोस्ट 44 करोड़ का जो इनका माल था, ठीक है, वो इनको स्क्रैप ऑफ करना पड़ा। अब ये 44 करोड़ के माल को इन्होंने स्क्रैप ऑफ किया, जिसकी वजह से यहाँ पे इनको लॉस रिपोर्ट हुई है। कई बार ऐसा ही होता है कि अचानक से कोई अगर अपॉर्चुनिटी आती है, कंपनी कुछ करना शुरू करती है और आगे जाकर के अगर वो सक्सेस नहीं होता है तो वो इन्वेस्टर का लॉस होता है। लेकिन अगर जब वहां पे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस होता है तब आप बेसिकली FII और DII का मूवमेंट आपको देखना चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो 21 से लेकर के 23 में जब ये कंपनी काफी बड़ा रेवेन्यू कर रही थी तो ना ही कोई FII आया और ना ही कोई DII आया। तो ऐसे समय पे हमको डबल एश्योरेंस के लिए ये देखना चाहिए कि ठीक है बिजनेस में कुछ नया हो रहा है तो क्या कोई बड़ा प्लेयर आ रहा है, बड़ा प्रमोटर ग्रुप, बड़ा कोई शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंज हो रहा है कि नहीं। बट यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये क्लियरली दिखाता है कि किस तरह से FII और DII ने ये अंदाजा लगा लिया था कि यार कुछ बड़ा कुछ होगा नहीं, हमें इससे दूर रहना चाहिए, और वो दूर थे। तो समरी तो मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि बजाज हेल्थ केयर को कोविड के टाइम पे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, जो उन्होंने सोचा कि हम बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बना लेंगे, बहुत ज्यादा पैसे छाप लेंगे, बट वैसा हो नहीं पाया। अब ये वापस से अपने 5 साल पुराने बिजनेस के मॉडल पे आ गए हैं, यानी कि अब वो वही पुराना माल बेच रहे होंगे जो वो बेच रहे हैं। कोविड का तो पूरा चला गया है, तो अब इनके जो EPS जो पहले हुआ करते थे 9 के 10 के, अब ये EPS 9 या 10 का ही रहने वाला है। आगे जाकर के इसकी मैनेजमेंट कमेंट्री हम देखेंगे कि इस जो इनके पुराने जो प्रोडक्ट्स है अगर उसमें ही ग्रोथ अच्छी आती है तो यहां से वापस से अपटेक हो सकता है। लेकिन जो जिस तरह से प्राइस अभी इन्फ्लेटेड है, ठीक है, ये इन्फ्लेटेड लगता है क्योंकि इसका मीडियन PE जो है वो 17 है, तो यहाँ पे अभी आप बस एक कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो अनलेस यहाँ पे कोई बड़ा बिजनेस में कोई चेंज आए या अपटेक आए। सो इसको आप अगर इन्वेस्टेड हो तो ट्रैक करते रहिए कि EPS में ग्रोथ आनी चाहिए। जो लॉस होना था वो हो चुका है, यहाँ से और फर्दर लॉस होने के चांसेस नहीं है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है टेक्निकली भी यहाँ पे 300 का बेस बन रहा है और बिजनेस के फंडामेंटल के हिसाब से भी जितना लॉस होना था हो गया। तो इसका मतलब अब यहाँ से कंपनी धीरे धीरे ऊपर जा सकती है कंसोलिडेट करने के बाद। सो अकॉर्डिंगली आप अपना जजमेंट ले सकते हो। सो ये वाला जो ये वाला जो मैंने रिक्वेस्ट किया था बजाज हेल्थ केयर को जरूर से सुन लीजिएगा, वो अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट में थम्स अप जरूर कीजिए। नेक्स्ट शेयर हम रिव्यू करेंगे पराग मिल्क, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। सो पराग मिल्क अगर बात करें तो ये एक मिल्क प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है जिसमें ये काउ मिल्क से और मिल्क प्रोडक्ट जो है ये बनाते हैं 100% फ्रेश, और इनका जो ये है कई तरह से डाइवर्सिफाइड है, और देखा जाए तो ये डोमिनेंट प्लेयर है चीज मार्केट में इंडिया के। काउ घी में भी ये गोवर्धन घी के नाम से इनका मार्केट शेयर है 20% का। सो देखा जाए तो ये इनके बेसिकली डेयरी और मिल्क के प्रोडक्ट्स हैं। अब देखा जाए शेयर के बारे में बात करें तो ये देखिए एक स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है, जिसका PE फिलहाल 25 है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री PE 38। ROCE ROE इज ओके 11 to 10, ये दिस इज ओके। अब अगर हम बात करें तो रिजर्व टू डेट देखा जाए तो 1:1 से कम है, तो विच इज फाइन फॉर ए स्मॉल कैप कंपनी, बेटर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 6% है। अब यहाँ पे जो बात है ये देखने वाली है, ये जो एक कंपनी है ये एक तरह से FMCG प्रोडक्ट की कंपनी है, राइट, मिल्क प्रोडक्ट्स बनाती है, तो उनके FMCG प्रोडक्ट के जो मार्जिन होते हैं वो 6-8-10% ही होते हैं, लेकिन 6% इज ऑन द लोअर साइड। ये 6% भी थोड़ा सा लोअर साइड में है। अब इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर हम चार्ट के मैक्स पैटर्न को देखें तो 2016 के टाइम पे ये 300 के अराउंड ट्रेड करता था, एंड देन 2019 यानी कि कोविड के पहले ही इसने अपना 61 रुपीज का लो बनाया था, यानी कि कोविड का इसमें कोई डाउनफॉल इंपैक्ट नहीं है। यहाँ पे समथिंग इज डिफरेंट जो कि हम समझने की कोशिश करेंगे। एंड देन उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे कंसोलिडेशन होने के बाद पिछले एक साल से ये कंपनी जो है 72 रुपीज से अभी 256 रुपीज के अराउंड हो गई है। तो पिछले रैली में इसने काफी अपना अपसाइड दिखा चुका है। अब अगर हम इसके PE रेशियो को स्टडी करें तो यहाँ पे थोड़ा सा सरप्राइजिंगली ये लग रहा है कि पहले तो जो यहाँ पे डाउनफॉल आया था 2019 के पहले, ठीक है, ये पूरी तरह से EPS एक्सपेंशन हुआ है और PE में श्रिंकेज आया है, राइट। तो ये पॉजिटिव मूवमेंट है। पॉजिटिव मूवमेंट इसलिए है 2019 के पहले क्योंकि 2017 में मार्केट ने इसको 2 के EPS पे 135 का PE दे रखा है, यानी कि इसको ओवर वैल्यूएशन दे रखी है कि मार्केट आगे जाकर के ये ग्रो करेगा, और वो ग्रो किया भी। 2 का जो EPS था वो ग्रो करके ऑलमोस्ट 14 का EPS हो गया। तो आप देखिए यहाँ पे EPS में 7 गुना जंप आया, 2 का EPS 14 हो गया, और धीरे धीरे जो PE है वो श्रिंक हो गया, श्रिंक होकर के 9-10 पे आ गया, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी, और उस तरह से जो प्राइस में भी हमने मूवमेंट देखा, 300 का जो शेयर हुआ करता था वो 76 चला गया। तो ये एक तरह से पॉजिटिव मूवमेंट है, यहाँ कोई नेगेटिव सेंटीमेंट तो मुझे नहीं दिख रहा, ठीक है। लेकिन उसके बाद आया कोविड के टाइम पे डेफिनेटली थोड़ा बहुत इनका ऑटोमेटिकली EPS कम हुआ, एंड देन उसके बाद कोविड के बाद तो सारे शेयर्स नॉर्मल कर रहे थे, इसको भी नॉर्मल अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था। बट हुआ क्या है यहाँ पे बहुत सरप्राइजिंगली, पूरा ईयर 2022 के जितने भी क्वार्टर्स हैं FY23 के, इन सारे 4 क्वार्टरों में 5 क्वार्टरों में नेगेटिव लॉस आप देख सकते हो। जो ब्लू कलर के बार हैं EPS,
वो नेगेटिवली यहाँ पे रिपोर्ट हुए हैं, वो भी 59, 57 के रेंज में। ईपीएस तो ये बनाता था 10 और 14 का, लॉस दिखाने लगा 50, 55 का। ठीक है, इस तरह के शेयर को हमने अभी तक हमारे चैनल में रिव्यू नहीं किया है, तो हम यहाँ पे इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा और टाइम देकर के इसको अच्छे से समझेंगे। और उसके बाद सडनली नॉर्मल हो गया बिजनेस, और आप देख सकते हो कि बिजनेस वापस से 4, 5, 6, 8 का ईपीएस बनाने लगा, और उसी के हिसाब से प्राइस में भी ये मूवमेंट यहाँ पे आप देख सकते हो 23 के बाद से ही प्राइस में मूवमेंट शुरू हुआ है। 80 से लेकर के प्राइस चला गया 266 तक के। काफी इंटरेस्टिंग है ये केस, इसको हम और डिटेल में समझते हैं कि यहाँ पे ऐसा क्या हुआ जो इतना लॉस होने के बाद कंपनी फट से अपना रेवेन्यू वापस से बनाना शुरू कर दी। इसके लिए अगर हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे एनुअल लेवल पे, तो रिसेंटली तो कंपनी ने सेल्स किया है 3000 करोड़ का। ठीक है, एक्सपेंसेस इनके 2900 करोड़ का है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 6% के अराउंड। कंपनी पूरी तरह से देखा जाए तो अभी इनके सारे नंबर पॉजिटिव हैं, और 91 करोड़ का इसने प्रॉफिट किया हुआ है। लेकिन ईयर 2022 में क्या हुआ है, देखिए आप, 2000 करोड़ का इन्होंने सेल्स किया, उससे कहीं ज्यादा 2500 का इन्होंने एक्सपेंस किया, यानी कि खर्चे बहुत ज्यादा हुए। कितने ज्यादा हुए हैं, 400 करोड़ का इनको लॉस यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हुआ है। एक झटका सीधे सीधे यही लगा है, जिसकी वजह से पूरा शेयर डाउन ट्रेंड में गया था, और ये वन टाइम था। ये काफी अच्छे से दिख रहा है, क्योंकि ये लॉस अगले साल कैरी नहीं किया, एक ही बार में ये लॉस हुआ है। इसको हमें समझना पड़ेगा कि ये लॉस ऐसा क्यों हुआ है। इसको समझने के लिए हमको एक्सपेंस को डिटेल में देखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि जो मटेरियल कॉस्ट है, इनका जो रॉ मटेरियल क्या है, पराग मिल्स का, ये मिल्क खरीदते हैं और उसके बाद उनको प्रोसेस करके मिल्क प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो इनको जो पहले ये मिल्क खरीदा करते थे, तो 68%, 70% का ये मिल्क खरीदा करते थे, और अभी भी ये 70%, 67% का अपना खर्चा करके मिल्क खरीद रहे हैं। लेकिन ईयर 2022 में क्या हुआ है, 93% इनका मटेरियल कॉस्ट लगा है। अब इस मटेरियल कॉस्ट में अगर आप इसको डिटेल में देखोगे, तो आप देखोगे रॉ मटेरियल यानी कि मिल्क की अगर हम बात करें, तो मिल्क तो वो उतना ही खरीद रहे थे जितना वो हमेशा से खरीदते थे। 2020 में इन्होंने 1900, ऑलमोस्ट 2000 करोड़ का रॉ मटेरियल इन्होंने खरीदा, यानी कि मिल्क खरीदा, और मार्च 2020 में 1700 करोड़ का इन्होंने मिल्क खरीदा। तो मिल्क को खरीदने में इनके पैसे खर्च नहीं हुए हैं, इनके पैसे खर्च हुए हैं 200 करोड़ का चेंज इन इन्वेंट्री। यानी कि यहां पे इन्होंने क्या किया है, डेफिनेटली इसको अगर हम डिटेल में जाकर के देखेंगे, तो हो सकता है इन्होंने अपने प्लांट को कुछ अपडेट किया हो, इन्वेंट्री में अपडेट किया होगा, हो सकता है कुछ मशीनें बदली हो, पुरानी मशीन बदल के नई मशीन लगाई हो, नए प्लांट सेटअप किए हो, या हो सकता है कि पूरा का पूरा एक नया कोई सेटअप ही बनाया हो। तो तब जाकर के ये 200 करोड़ रुपए का खर्चा होता है, अदरवाइज इतना खर्चा होता नहीं है। कहने का मतलब यह है कि वन टाइम है, और ये भी जो होना था हो गया। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जो होना था हो गया, अब आगे जाकर के शायद इस तरह का खर्चा ना आए। लेकिन हम देखेंगे कि 2024 में दोबारा से 55 करोड़ का यहाँ पे चेंज इन इन्वेंट्री इन्होंने दोबारा करी है। तो ये एक चीज है कि कंपनी जो प्रॉफिट बनाती है, उसका प्रॉफिट ही कंपनी का 50 करोड़ का है, 100 करोड़ का है, और अगर ये चेंज इन इन्वेंट्री ही 50-50 करोड़ की करेगी, तो सस्टेनेबल कैसे रहेगा बिजनेस। तो हमको ये समझना पड़ेगा। आप इस कंपनी को जाके अच्छे से समझो कि तो पहली चीज तो ये है कि स्मॉल कैप कंपनी है, हर साल अगर ये 50 करोड़ 100 करोड़ अपने चेंज इन इन्वेंट्री में ही लगाती रहेगी, तो फिर प्रॉफिट कहां से बनेगा। ठीक है, तो वो चीज हमें देखनी होती है, तो इसको हम देख लेंगे। बट अभी मैं अगर शेयर की प्राइस की बात करूं, तो जो लॉस होना था इन्वेंट्री की वजह से, जो लॉस होना था वो सारा कुछ हो गया है। अभी वापस से ईपीएस ग्रोथ होने लगी है। तो अगर आप अभी भी प्रॉफिटेबल जोन में हैं, तो आप कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि ये वापस से काफी स्ट्रांगली रिकवर करेगा। ठीक है, और अगर आप लॉस में भी हैं, तो भी ये आपके बाई प्राइस में आएगा, क्योंकि अब आगे आने वाले समय में कोई इस तरह का बड़ा लॉस होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका प्रूफ मैं आपको यहां से देता हूं। इनके रेवेन्यू जो अभी 3000 करोड़ के हैं, ये ग्रो करके होने वाले हैं 3700 करोड़, और 2 साल में होने वाला है 4200 करोड़। तो सेल्स ग्रोथ काफी स्ट्रांग दिख रही है। और ईपीएस फोरकास्ट की अगर मैं बात करूं, तो जो अभी इसका करंट ईपीएस 7, 7.5 चल रहा है, एवरेज एस्टीमेट है कि ये 14 के करीब हो जाएगा। यानी कि ईपीएस इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाई 88% इन नेक्स्ट 12 मंथ्स। आप इस बात को समझो, मैं यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जो अभी आपको इसका ईपीएस दिख रहा है 7.5, ये वाला फाइनेंशियल ईयर खत्म होते तक के, यानी कि FY25, यानी कि मई 2025 तक के, ये ईपीएस बढ़ के हो जाएगा 14। और इसकी वजह से जो इसका प्रॉफिट, इसका मतलब है 14 करने के लिए इसको प्रॉफिट करना पड़ेगा 90 का दुगना, यानी कि 180। और जब ये 90 का 180 करेगा, तो अभी जो इसका फिलहाल पीई चल रहा है 25, अगर प्राइस यहीं पे खड़ा रहता है, तो ये स्टॉक का पीई हो जाएगा 12। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि स्टॉक का प्राइस मेंटेन करेगा अपना एटलीस्ट मिनिमम, जो इसका मीडियन पीई है, ये मिनिमम मेंटेन होगा, यानी कि 25 का पीई, यानी कि पीई जो अभी है वो मिनिमम यहाँ पे मेंटेन होगा। इसका मतलब क्लियरली ईपीएस से आपको 100% की ग्रोथ दिख रही है। तो काफी हाई पॉसिबिलिटी है कि ये जो शेयर है 200 रुपीज से 400 जा सकता है अगले साल तक। ये यहाँ पे काफी क्लियर दिख रहा है, अनलेस कोई बड़ा यहाँ पे
लॉस नहीं आता, कोई बड़ा खर्चा नहीं आता है इन्वेंट्री में। ये आपको ट्रैक करना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग केस था ये, आज के दोनों केस काफी इंटरेस्टिंग रहे। बजाज भी काफी इंटरेस्टिंग था, पराग मिल्क भी काफी इंटरेस्टिंग लगा मेरे को। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।